हाँ भाई, गुड इवनिंग। चलो फिर एक देखो, क्रैश कोर्स है ना। मैं कल आपको पूरी डिटेल नहीं बताई, थोड़ा सा बता देता हूँ। अपनी डेली 2 आवर्स की क्लास रहेगी। आज स्टार्ट हो गया, ठीक। 3 अप्रैल मैक्सिमम लास्ट डेट है, 5 अप्रैल तक खत्म कर देंगे। 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ। जब मैंने 17 जून को ये बोला था बच्चों को कि फर्स्ट डे से ये बोला, 17 जून को जो मेन बैच स्टार्ट किया था कि मैं 31 जनवरी को सिलेबस पूरा कर दूंगा। 4-5 दिन ऊपर 4-5 दिन नीचे हो सकता है। अपना कब हुआ? 31 जनवरी को, ठीक। तो ये भी क्रैश कोर्स भी मुझे पूरी उम्मीद है मैं 3 अप्रैल को आपको फिनिश करके दे दूंगा, ताकि आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाए। 1 महीना तो बहुत है रिवीजन के लिए। नहीं, मैं रिवीजन ही आपका क्रैश कोर्स में ऐसा करा दूंगा, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रही है? वो कैसे? जैसे हम कोई भी चैप्टर करेंगे, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ सीक्वेंस क्या रहेगा। मोल कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर होगा, नेक्स्ट होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जहां से हर साल 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, पता आपको। और हम इसमें बहुत जोर लगा के पढ़ेंगे, और आपको भी डेली अच्छे से करना है इसको जाके। देखो, अगर आपको ये मेरे 4 चैप्टर समझ में आ गए ना, जो भी चीजें मैं बोलूंगा, फिर देखना लास्ट में स्पीड इतनी बढ़ जाएगी, आप अपने आप करते चलोगे। पहले स्पीड बहुत कम रहेगी। समझ आ रही बात? क्योंकि अगर ये 4 चैप्टर आपके बेसिक क्लियर है, पूरी केमिस्ट्री ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे टिकी पड़ी है। मैक्सिमम एक्सेप्शंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण है। अब या तो रट लो एक्सेप्शन है, या अगर जो चीजें आपको समझ में आ गई ये इसके कारण एक्सेप्शन है, वो हमेशा आपको याद रहेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक। तो इन 4 चैप्टर में है ना तो कोई क्लास अपने को बंक करनी है, एक सिंगल क्लास भी बंक नहीं करनी है 4 लेक्चर में, इन 4 चैप्टर की। अगर ये 4 चैप्टर आपने अच्छे से कर लिए, आपको फिर चाहे इनऑर्गेनिक के जो आपको याद नहीं रहती, या ऑर्गेनिक जो समझ में नहीं आती है, याद नहीं रहती, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। समझ आ रही मेरी बात? फिर इसके बाद हम इनऑर्गेनिक कवर करेंगे कंप्लीट, फिर ऑर्गेनिक जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हो, ठीक। ऑर्गेनिक खत्म करने के बाद हम 11th का फिजिकल करेंगे, फिर 12th का फिजिकल करेंगे, बस चैप्टर फिनिश। ठीक है, ये ऑर्डर रहेगा अपना। किसी को कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो। डेली 2 आवर की क्लास रहेगी, है ना, यही 4:30 6:30, ठीक। और इसके बाद जैसे चैप्टर खत्म हो गया, अपना मोल कॉन्सेप्ट है, मुझे उम्मीद है मैं 3 लेक्चर में आपको करवा दूंगा। इसमें मान लीजिए जैसे चाहे 4 भी लग जाए, हो सकता है हम 3 में ही कर लेंगे, 4 लग जाए मान लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आप नए हो थोड़ा सा, मैं भी आपके लिए नया हूँ, रिदम बने या ना बने, ठीक। कोशिश करेंगे पूरा बनाने की। 3 लेक्चर में कंप्लीट हुआ, ठीक। आप साथ के साथ जो प्रैक्टिस में कराऊंगा घर जाके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद मैं एक टेस्ट लूंगा आपका 45 क्वेश्चन का। इस टेस्ट से पहले जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होने के बाद घर जाओ पूरा रिवाइज करो। उसी दिन 30 ईयर्स के प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, कोई भी एमटीजी अरियन जो भी आपको अच्छी लगती है, ठीक। आपके मॉड्यूल में कम है, मॉड्यूल वाला नहीं बोल रहा मैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर लोगे पढ़ाई के लिए अच्छी बात है, ठीक। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आपको एक सीटिंग में करने हैं, चाहे वो 30 है चाहे 40 है, और जितने क्वेश्चन है ना उतना ही टाइम देना है, 5 मिनट एक्स्ट्रा देना बस। जैसे 30 क्वेश्चन है मान लीजिए मोल कॉन्सेप्ट में लास्ट 30 ईयर के, तो 35 मिनट दे दो। 40 क्वेश्चन है, 45 मिनट रखो। समझ आ रही मेरी बात? उसके बाद वो सोल्व करने के बाद मैं नेक्स्ट आपका 45 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा। हो गया 45 क्वेश्चन का जो टेस्ट है, उसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे जो यूट्यूब पे पड़े हैं, या नहीं तो आप मेरे से डाउट पूछ लेंगे क्लास के बाद। समझ आई बात? वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मैंने वीडियो सॉल्यूशन में एक एक चीज एक्सप्लेन कर रखी है। अगर चैप्टर का भी कोई वीक पॉइंट आपका रह गया, अगर जिसने देखे उसको पता होगा, ठीक, कोई भी सिंगल डाउट नहीं रहेगा। फिर जब हमारे 10 चैप्टर हो जाएंगे, 10 चैप्टर होने के बाद मैं आपको फिर एक 45 क्वेश्चन का एक टेस्ट और दूंगा, ठीक। तो वो 45 क्वेश्चन का टेस्ट या तो आप घर कर सकते हो, अगर आप कहोगे कि सर हमारे पास टाइम है, हम एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं रिवीजन में, मैं यहीं पे करवा दूंगा आपका, यहीं पे कंडक्ट करवा लेंगे, ठीक। जैसा आप बोलेंगे, जैसे 8-10 चैप्टर हो गए अपने, तो 10 चैप्टर होने के बाद रिवीजन हो जाएगा साथ की साथ, ठीक। और इससे पहले भी आपको ये टेस्ट देने के बाद इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, मिस्टेक लिख लो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। फिर आपको ये लगेगा, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, आपको ये लगेगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन 2 टेस्ट से बने हुए। और जब 30 ईयर के इन 2 टेस्ट से बन सकते हैं, तो 20 का भी यहीं से बनेगा। समझ आ रही मेरी बात? तो इस टाइप से अगर आप कंप्लीटली फॉलो करोगे, 180 में से 160 प्लस बहुत इजीली कर लोगे। अब देखो 9 मंथ आपने वो करके देख लिया जो आप कर रहे थे, और इसीलिए आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करने आए हो, क्योंकि आपको बेनिफिट नहीं मिला है, ठीक। अब 3 मंथ मेरे अकॉर्डिंग कर लो। केमिस्ट्री में 160 प्लस आ जाए और बायो में 300 प्लस आ जाए, कल मैंने बताया ही था। एनसीईआरटी, एमटीजी, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 6 से 9 तक के 300 प्लस आ ही जाएगा, तो 460 हो गया। जब जिसका 460 आ गया फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बायो और केमिस्ट्री में,
वो आराम से फिजिक्स में भी 120, 130, 140 तक कर लेगा। ठीक, जिसका थोड़ा बहुत वीक होगा वो 120 कर लेगा, 120 करेगा तो बायो में 320 कर लेगा, या थोड़ा बहुत 10-15 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 2-4 नंबर यहाँ पे बढ़ा लेगा। बात समझ में आ रही है? टारगेट मिनिमम आप क्या करेंगे, 620 का बनाएंगे, वो आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है। 620 का बनाओगे तो ये मान के चलेंगे 600 नहीं तो 580 आ ही जाएंगे, और 580 में किसी भी स्टेट में आपको इस बार गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है ना भाई? तो आपको थोड़ा सा टारगेट बना के चलना पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया था, चाहे मैं टेस्ट यहाँ पे लूँ, चाहे आप कोचिंग का टेस्ट दें या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उसका टेस्ट दें, आप पहले डिसाइड करके जाओ कि मुझे 180 में से 160 क्वेश्चन करने, यानी 20 क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना। वो 20 मिनट हम और जगह लगाएंगे। ठीक, इसके ऊपर एडवांस और बातें मैं आपको क्लास में बताता रहूँगा, जैसे टेस्ट होगा ना आपको, जब मैं बातें बताता रहूँगा आपको। ठीक है, करें फिर कंटिन्यू। चलो भाई, फर्स्ट हेडिंग डाल लो, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? अच्छा, केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? अपना पहला क्वेश्चन यही रहेगा, केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि नीट में 180 मार्क्स की आ रही है। ठीक, ये आंसर कभी भी नहीं आना चाहिए आपका। केमिस्ट्री हम सीखने के लिए पढ़ते हैं, हर जगह केमिस्ट्री है। आप देख रहे हो इस रूम में क्या है, एयर है, O2, N2, H2, ये मिक्सर है। ये क्या है, कितने मोल किसके है? ये केमिस्ट्री तो है। H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम, ये क्या है? केमिस्ट्री है। तो लाइफ में हर जगह केमिस्ट्री है, तो हमें उसको अप्लाई करना सीखना है। अगर आप मार्क्स लाने के लिए पढ़ोगे तो एक बात लिख लो, कभी भी मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आप सीखने के लिए पढ़ोगे तो इतने मार्क्स आएंगे कभी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो आज के बाद सीखने के लिए पढ़ना है। समझ आ रही बात? तो केमिस्ट्री क्या बताओ? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। सिंपल है, सिंपल है, सबको पता ना। ये ऐसी डेफिनेशन तो अपने को लिखने की जरूरत नहीं है भाई। मैटर जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी स्टडी को ही क्या कहते हैं हम? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज विद स्टडी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। ठीक, नेक्स्ट आता है अब मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? कोई भी चीज़ है, ये क्या है? ये मैटर है। ये फ़ोन रखा है, ये मार्कर है, ये डस्टर है, ये बोर्ड है, ये बेंच है, ये सब क्या है? मैं हूँ, आप हो, हम सब क्या है? मैटर। और हम क्या करते हैं? मेरा वेट है 70 kg के आसपास, है ना, और मैंने स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रखा है, या मैं इनविजिबल तो नहीं हूँ ना? ठीक, कि यहाँ पे और कोई भी खड़ा हो सकता है आगे, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ और कोई चीज़ नहीं आ सकती। तो मैंने स्पेस भी ऑक्यूपाई किया है और मेरा वेट भी है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। समझ आ? लिखना किसी को। अब मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। मैटर का क्लासिफिकेशन क्या होता है? अब यही डिफरेंस है, देखो। अब है ना, आप बोलोगे क्रैश कोर्स में क्या हमें पूरा होगा, बस ये चीज़ें हम लिखेंगे नहीं। अब ये देखो, ये कॉपी आपके सामने, ठीक, ये कॉपी मैं दे दूंगा जेरोक्स वाला को, चाहो तो आप पूरा प्रिंट आउट ले लेना। ठीक है, सम भी आप अपनी सारी कॉपी दे देना एक बार। ठीक, ये मैं दे दूंगा वहाँ पे शॉप पे, तो वहाँ से आप सारे प्रिंट आउट ले लो। ठीक, आप एक बार पढ़ के आ जाओ, पढ़ के आओगे ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले पढ़ के आओगे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, छोटे मोटे जो डाउट रहेंगे वो यहीं पे क्लियर हो जाएंगे, आप पूछ पाओगे। आप 5 मिनट पहले पढ़ के आओ, बस जस्ट देख के आओ, मैं पहले बता दिया करूँगा आपको क्या करेंगे। ठीक, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब आप देख के आओगे तो फ़ायदा ये मिलेगा जब आप पढ़ोगे यहाँ आके। ठीक, अच्छा, इसमें जो ऑनलाइन वाले हैं, वो जो ऑनलाइन कर रहे हैं, जो आपका साथी ऑनलाइन करना चाहता है, वो क्या कर लेंगे? PDF नोट्स हैं BYZ क्लासेज ऐप पे, या आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं खरीदना चाहते तो आप भी कर सकते हो। तो 5 मिनट पढ़ के आओ, 2 घंटे का लेक्चर, जाके 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। टोटल कितना टाइम लगा? 2.25 घंटे लगे। बाकी चाहो तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। 3 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देना केमिस्ट्री को पर डे। ठीक है, समझ आ रही बात? 3 घंटे हो ज़्यादा नहीं है अब इस टाइम पे भाई। एवरेज ये माना जाता है 4 घंटे तो अब चाहिए, मैं तो 3 घंटे ही बोल रहा हूँ। बाकी आप बायो और फिजिक्स को दो, वो मेरा काम, आप 3 घंटे दो बस। ठीक है, तो ऐसे पढ़ के आना आपको। अब जैसे मैटर है, मैटर का क्लासिफिकेशन हम करते हैं, किस टाइप से करते हैं? 2 टाइप से क्लासिफिकेशन होता है, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आएगा? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे बात करेंगे। कैसे? फिजिकल स्टेट्स कौन सी होती है? फिजिकल स्टेट कौन सी है? बोलो। 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस है। अब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक, सॉलिड क्या होता है? जिसका डेफिनेट मास हो, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जैसे ये डस्टर की बात करें, अब जैसे ये डस्टर है, ये क्या है? सॉलिड है भाई। आप कल देखो इसको, परसों देखो, इसका शेप यही रहेगा या बहुत बड़ा हो जाएगा, गोल गोल। ठीक,
और ये ऐसा भी नहीं कल आओगे आप क्लास में कि ये देखा कि आधे क्लास में यही मुंह फुला के बैठा है ना, फूला हुआ बैठा है, इतना ही रहेगा। इसकी वॉल्यूम है और जो इसका शेप है वही रहेगा कि नहीं रहेगा? डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम लिखूं क्या? ठीक। फिर लिक्विड आता है। लिक्विड क्या, जैसे ये पानी है, अब इसने बोतल का शेप ले रखा है, मान लीजिए मैं इसको लुटिया में डाल दूं या ग्लास में डाल दूं तो ग्लास का शेप ले लेगा, लुटिया का शेप ले लेगा। समझ आ रही बात? तो इसका शेप चेंज हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम अगर ये हाफ लीटर तो हाफ लीटर ही रहेगा। तो इनडेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अब आपने देखा होगा, गैस की बात करते हैं, गैस आप बैलून फुलाते थे बचपन में, कुछ बैलून तो ऐसे ऐसे आते थे ना, ऐसे ऐसे रहते हैं, कोई ऐसा आता है, ठीक, कोई कैसा रहता है, ठीक, जैसे भी आपने देखे। अब मान लीजिए इसमें भी 1 लीटर गैस है, इसमें भी 1 लीटर गैस है, 1 लीटर गैस है, ठीक, शेप तो डिफरेंट है। अब हम क्या करते हैं, बचपन में इसको ऐसे दबा देते थे तो इसकी आधा वॉल्यूम हो जाएगा, तो इसकी वॉल्यूम हाफ लीटर भी हो सकती है। अगर उसको हम प्रेस कर दे, प्रेशर उस पर अप्लाई कर दे तो वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है और शेप भी चेंज हो सकता है। इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम। समझ आया? अब इधर आओ, केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे होगा? सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं? बस ये समझना, ये बच्चों वाली बात थी, है ना। कितने टाइप का होता बताओ? कौन सा? हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस का क्या? प्योर और मिक्सचर बोलेंगे। अब देखो, प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जहां पे कंपोजिशन क्या रहती है? फिक्स रहती है। कंपोजिशन यहां पे फिक्स होगी, ठीक, और यहां पे चेंज कर सकते हो। कंपोजिशन कैन बी चेंज। भाई मेरी मर्जी है, चाहे मैं ज्यादा मीठी पीऊं या कम मीठी पीऊं, चाहे मिक्सर है ना एक। समझ आ रही ना बात? चाहे आपकी मर्जी कितना ही डालो उसमें चीनी, आपकी मर्जी है। कोई ज्यादा मीठी पीता है, कोई कम मीठी पीता है, तो वो मिक्सचर है। तो कंपोजिशन कैन बी चेंज्ड। कोई डाउट है क्या? अब प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं बताओ? 2। कौन सा? एलिमेंट, और दूसरा कौन सा आता है? कंपाउंड आता है। अब एलिमेंट क्या होते हैं? जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन, ठीक, आयरन है, कॉपर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और ये O3, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है, ठीक। एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं हमें केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, पूछ लूं। मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है फर्स्ट लेक्चर का। O3 इज, सो रुको एक सेकंड, बोलेगा नहीं कोई भी, जिसको पता हो मत बोलो, जो रिवीजन कर रहे हो मत बोलो। एन एटम, एन एलिमेंट, ए मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड। जो नए हैं वो बताओ। हमें लगता है कि हमें केमिस्ट्री बहुत आती है, ये क्वेश्चन पूछना आप जाके। और जो बोलता है मेरे को ऑर्गेनिक बहुत आती है, उसको पूछना एस्पिरिन का यूपीएससी नेम बताना, पैरासीटामोल का यूपीएससी नेम बताना। कुछ बच्चे बोलते हैं हमें ऑर्गेनिक बहुत अच्छी आती है, तो बैंड बजा सकते हो आप ऐसे, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे? O3 इज एन एटम, O3 इज एन एलिमेंट, O3 इज ए मॉलिक्यूल और O3 इज ए कंपाउंड। कोई आंसर देगा जो नया बच्चा है, जो पहली बार पढ़ रहा है? सोचो। नहीं पता? कोई बात नहीं, ठीक। इसका आंसर हम थोड़ी देर बाद करेंगे, इसको साइड में रख देते हैं, ठीक। अब एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट उन्हें कहते हैं हम जो सेम टाइप ऑफ एटम से बने हो, ठीक, एक ही टाइप के एटम होंगे। क्या बोलेंगे? ओनली 1 टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, 1 टाइप ऑफ एटम से बने होंगे। जैसे भाई कॉपर है, कॉपर में कॉपर के ये एटम होंगे, सारे सिमिलर एटम है, सेम एटम है। आयरन है, ठीक, और कोई भी मेटल ले लो, सोडियम है। ऐसे ही बात करें हम H2 गैस, H2 गैस में क्या है? 2 हाइड्रोजन के एटम है, सेम एटम है, N2 है, O2 है, O3 है। सब में क्या है? O3 में क्या है? ऑक्सीजन का ही एटम है, कहीं कार्बन का तो नहीं दिख रहा, तो इसको हम एलिमेंट बोलेंगे। समझ आ रही बात? जिसमें सेम टाइप के एटम होंगे। क्या हम CO2 को एटम एलिमेंट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। इसके बाद अगर बात करें, जैसे S8 है, सुना आपने? S8 क्या है? एलिमेंट है। P4 क्या है? एलिमेंट है। कार्बन डायमंड क्या है? एलिमेंट है। कार्बन ग्रेफाइट क्या है? एलिमेंट है। सेम टाइप के एटम है, सारे कार्बन एटम्स है। अभी मत लिखो। समझ आ रही बात? कोई डाउट है क्या? इसके बाद दूसरे जो आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड में क्या हो गए? 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ एटम, मोर देन 2 टाइप ऑफ एटम। जैसे मान लीजिए मैं एक काम करूं, मैंने एक कार्बन एटम ले लिया और एक ऑक्सीजन एटम ले लिया, तो CO गैस बन गई, तो ये कंपाउंड है। समझ आई बात सबको? किसी को कोई डाउट?
बोलो भाई, CO है, एक कार्बन एटम, दो ऑक्सीजन के एटम, CO2 है, H2O है, H2O2 है, ठीक, और ले लो H2SO4 है, HNO3 है, ठीक, N2O5 है, NO है, NO2 है, जितने भी आप देखते हो जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम हो, ऐसे बोलते हैं 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ एटम। समझ आ रही बात? मतलब इसमें क्या रहेगा, आपको एक ही एटम एक ही टाइप का एटम दिखेगा, सीधी सी बात है, एक ही अल्फाबेट दिखेगा, Cu है, Fe है। अब ये मत बोलना F और E अलग है ना, ये मत बोलना, क्योंकि अल्फाबेट हम केमिस्ट्री में इसको मानते हैं, ठीक। Na है कि N और A दो अल्फाबेट आगे, सर ये कंपाउंड है, ऐसा नहीं है। सोडियम को एक अल्फाबेट बोल देंगे हम, Na। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ही है, नाइट्रोजन ही है, नाइट्रोजन के ही एटम है। तो जिसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट होंगे, सेम टाइप ऑफ एटम होंगे, एक ही टाइप के एटम होंगे सारे, वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। और जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम होंगे, कंपाउंड कहलाएगा। कोई डाउट है क्या? अब नेक्स्ट, अब बात होती है एटम की। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्या बोल दो, एलिमेंट बोल दो, ठीक। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट that participate in chemical reaction। जैसे हम क्या बोलेंगे, यहां पे हाइड्रोजन एटम है, तो H2 में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है, ठीक। और नाइट्रोजन में, O2 में, O3 में, सल्फर में, S8 में, P4 में 4 एटम है। ऐसे समझ में आ गया? तो यानी एक एटम जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, कोई भी कंपाउंड के एटम की हम जो बोल रहे हैं, वो क्या करे, जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। जैसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम और एक ऑक्सीजन का एक एटम मिलके H2 बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम, तो उसने पार्टिसिपेट किया तब जाके H2O बना। समझ आ रही बात? तो उसको हम एटम बोलते हैं। कोई डाउट है क्या? फिर आता मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल किससे बना होता है? कंसिस्ट ऑफ 2 or more atoms, 2 or more than 2 atoms, more than 2 atoms which may be same हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब एक से ज्यादा होने चाहिए। समझ में आई बात? एक से ज्यादा होने चाहिए, एक से ज्यादा एटम, चाहे सेम हो या चाहे डिफरेंट हो। जैसे O2 है, इसमें कितने एटम है? 2 है, कि सेम है, तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। एक से ज्यादा एटम, H2 मॉलिक्यूल कहलाएगा, N2, O3, S8, P4, ठीक। कॉपर मॉलिक्यूल कहलाएगा क्या? एक ही एटम है। आयरन, सोडियम नहीं कहलाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई डाउट है क्या? अच्छा, CO मॉलिक्यूल है क्या? 2 एटम है, विच में बी सेम और डिफरेंट, 2 या 2 से अधिक एटम, ठीक। CO2, H2O सारे क्या है? मॉलिक्यूल है। यानी एक एलिमेंट मॉलिक्यूल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। जैसे आयरन में हमने देखा, ये मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे इसको। समझ आ रही बात? एक से ज्यादा होने चाहिए। और कंपाउंड तो सारे क्या होंगे? मॉलिक्यूल ही होंगे। तो अब मुझे बताओ, O3 इज एन एटम, एन एलिमेंट, ए मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड। बोलो, एलिमेंट भी है। समझ आ गया ना? अब सोचो अपनी नॉलेज कितनी थी, है ना? केमिस्ट्री पढ़ने चले अपने को एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बारे में पता नहीं है, ठीक है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, यही बेसिक है। अगर मेरे को मौका मिल जाए पेपर बनाने का, इससे टफ क्वेश्चन नहीं बना सकता मैं, इतने ईजी, है ना? ताकि स्टूडेंट का दिमाग तो खराब हो, पेपर किसने बनाया, ठीक। एक मौका चाहिए बस, ठीक। थिंकिंग बदल दूंगा पढ़ाने वालों की। समझ आ रही बात? इधर देखो, अब एटम के एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख लेना। हाइड्रोजन क्या है? एटम है। नाइट्रोजन क्या है? एटम। N2 मत लिखना यहाँ पे, तब वो मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक। कार्बन है, आयरन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सब एटम है। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? H2 है, N2 है, O2 है, O3 है, S8 है, P4 है, CO है, CO2 है ना? चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट, ठीक। H2SO4 भी मॉलिक्यूल है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ऐसे कोई डाउट है क्या? NH3 है, मॉलिक्यूल है। तो किसी को कुछ भी अगर लिखना तो जल्दी जल्दी लिख लो, अब फास्ट लिखो।
हो गया भाई, लिख लिया, आगे बढ़े। चलो फिर नेक्स्ट देखो, इधर देखो, मिक्सचर कितने टाइप का होता है? दो। कैसा? एक तो होता है होमोजीनियस, ठीक, होमोजीनियस, और एक हेट्रोजीनियस। सबको पता है होमोजीनियस मींस, होमो मींस होता है सेम, जिसकी कंपोजिशन क्या हो? सेम। कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट, कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। जैसे हम मान लीजिए ये पानी ले लिया, इस पानी में मान लीजिए हम नमक डाल दें, है ना, तो नमक डाल के उसको मिला दें, कैसा होगा? हर जगह कंपोजिशन क्या होगी? सेम होगी। या आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा यहाँ बैठा है, थोड़ा सा इधर बैठा है, ऐसा तो नहीं है ना, सही है ना? तो या जैसे हम चाय पीते हैं, चाय में ऐसा लगता है कि आपको कहीं पे उसका कलर जो है कहीं पे ज़्यादा रेड है, कहीं पे कम है, सेम कंपोजिशन दिखती है। जो ऐसे मिक्सर को हम होमोजीनियस मिक्सर कहते हैं, जिसमें कंपोजिशन सेम रहे। आप नमक डाल दो पानी में, या चीनी डाल के चीनी का पानी बनाते हो, ठीक, नींबू पानी जब हम बनाते हैं तो उसमें कंपोजिशन क्या रहती है? सेम रहती है। और एग्जांपल, मिल्क प्लस वाटर, और वाटर प्लस, हाँ फेवरेट आपका, पानी प्लस दारू, ठीक, ये फेवरेट एग्जांपल है क्या आपका? ठीक है, तो कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट, ठीक। एग्जांपल लिख सकते हो आप यहाँ पे, भाई सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक, शुगर प्लस वाटर लिख लो, और मिल्क प्लस वाटर, और अल्कोहल प्लस वाटर, कम या ज्यादा? ज्यादा, ठीक है, ठीक है, हॉस्टल में जाके करना, ठीक, कम ज्यादा वहां पे करना। अब यहाँ पे समझ लो बस, इधर देखो, अब कॉलेज में जाके जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी। अब सुनो मेरी बात। नेक्स्ट, एक मिक्सर एयर भी तो होमोजीनियस मिक्सर है। इस रूम में एयर है, आपको ऐसा लगता है H2 यहाँ मुंह फुला के बैठे, मैं इसी कोने में रहूंगी, N2 उधर रहने की बात कर रही है, ऑटो बीच में सेंटर में है, या आपको सेम कंपोजिशन दिख रही है? सेम कंपोजिशन है पूरी, है ना, पूरे रूम में, तो इसको क्या कहेंगे? एयर को भी कैसा मिक्सर कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सर कहेंगे। अब हेट्रोजीनियस में क्या हुआ? कंपोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट, सेम नहीं होती। जैसे एग्जांपल दो भाई, आपने अभी, है ना, क्या किया? पानी में क्या डाला? दूध डाला, दारू डाली, कंपोजिशन सेम आई। पानी में आप एक काम करो, तेल डाल दो, पानी के ऊपर तैरेगा, तो हम बोलेंगे ऊपर तो है तेल लेकिन नीचे नहीं है। ऑयल प्लस वाटर, बढ़िया एग्जांपल है। और एग्जांपल, वाटर प्लस सैंड। कोई डाउट है क्या? समझ आ रही बात? भाई पानी में आप, है ना, मिट्टी डाल दो, उसको मिला दो, थोड़ी देर के बाद उस पानी को छोड़ोगे ना, नीचे बैठ जाएगी। क्या सेम कंपोजिशन है क्या? नहीं है ना, तो ये क्या होगा? हेट्रोजीनियस होगा। हेट्रो मींस इसमें कंपोजिशन सेम ना हो। कोई डाउट है क्या? हो गया यहां तक? सबको समझ में आ गया? तो लिख सकते हो। अच्छा, जो होमोजीनियस मिक्सर होते हैं उन्हीं को सॉल्यूशन कहते हैं। ये मैं सॉल्यूशन चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। क्या कहते हैं उनको? सॉल्यूशन, ठीक। 12th का टॉपिक पढ़ेंगे ना जब हम, सॉल्यूशन, उसमें पढ़ाऊंगा। लिख लो जिसको जो लिखना है। अगर जो चीज़ आती है उसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखोगे ना उतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। पहले लिख के यहाँ टाइम वेस्ट किया, फिर घर पे उसको रीडिंग में टाइम वेस्ट करना, फिर रिवीजन मैंने जैसे कल बताया था वैसे रिवीजन करना। हेट्रोजीनियस मिक्सर जिसकी कंपोजिशन सेम ना हो, ऑयल प्लस वाटर, वाटर प्लस सैंड, एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सर के। ये बातें आपको पता है, ठीक, स्किप कर सकते हो। लिख लिया भाई जिसको लिखना है? नेक्स्ट करो। ये बात हो गई खत्म अपनी आप। ये थी बेसिक चीजें। अब आपको जहां से नहीं आता है वो स्टार्ट करेंगे। लिखो मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ते हैं? मोल कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ते हैं? रीजन बताओ। एक दो क्वेश्चन आते हैं भाई। मोल कॉन्सेप्ट हम इसलिए पढ़ते हैं, जैसे आपने, है ना, क्या हो गया, ठीक है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ते हैं? मोल कॉन्सेप्ट भाई, जैसे हम क्या करते हैं, वही आपकी मम्मी क्या बोलती है, मार्केट में जाओ तो आधा किलो आलू लेके आओ, 1 kg लेके आओ, आधा किलो टमाटर लेके आओ, ठीक। या जो भी हम सब्जियों को बोलते हैं, जैसे बनाना बोलेगी, क्या बोलेगी? 1 दर्जन, 2 दर्जन, ठीक। तो ऐसे हम मेजर करते हैं। कपड़ा लेके आते हैं 1 मीटर 2 मीटर में, है ना, तो ऐसे मेजरमेंट है सबके। तो जब जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स थे ये बहुत छोटे हैं, ठीक, तो इनके लिए हमें एक इकाई देनी थी ताकि हम इनको डिफाइन कर सकें। तो अब आप बोलो 1 kg एटम, बात पच नहीं रही, ठीक। बहुत छोटे छोटे कितने आएंगे 1 kg में, ठीक। या आप बोलो भाई 1 दर्जन एटम की रिएक्शन करा रहे हैं, 1 डजन एटम हाइड्रोजन के, 1/2 डजन ऑक्सीजन के एटम, तो कितना पानी बनेगा? पी लेना,
ठीक, समझ आ रही बात। तो ऐसे हमें क्या करना था, जो एटम है बहुत छोटे होते हैं एटम और मॉलिक्यूल, तो उनकी रिएक्शंस जब हमें डिफाइन करनी थी, एक ऐसा स्पेसिफिक नंबर देना पड़ेगा जो कुछ ना कुछ क्वांटिटी हमें शो करे। तो उसके लिए मोल कॉन्सेप्ट दिया गया, उसके लिए मोल। तो एक मोल जो है, ठीक, मोल क्या होता है, अब मोल की डेफिनेशन आ गई, समझ आया मोल कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं। हमने ये देखा कि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ क्यों रहे हैं। अब बात करेंगे मोल की। व्हाट इज मोल, लिखो व्हाट इज मोल, बताओ मोल की डेफिनेशन बताओ जल्दी। क्या मोल इज an amount of substance that has as many entities as number of atoms present in 12 ग्राम of carbon 12 एटम। अगर ये डेफिनेशन किसी को बताओगे ना भाग जाएगा क्लास से। हाँ, मोल ना तो फिजिकल पैरामीटर है ना ही केमिकल पैरामीटर है, ये एक मैथमेटिकल नंबर है, ठीक, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बस ये है, ये मोल है, 1 मोल ये है। जैसे हम बोलते हैं 1 डजन, 1 डजन का मतलब क्या आता है 12 केले, 12, 1 डजन का मतलब ओनली 12 है। इसका मतलब ये नहीं कि केले लेके आते तो कोटा में तो किलो के भाव से मिलते हैं, ये अलग ही दिखा है। और किस किस के यहाँ मिलते हैं किलो के भाव से, कहाँ पे, राजस्थान में यही है क्या सब, अलग ही देश बना लो ना अपना, ठीक। 1 मोल इसका मतलब ये, जैसे हम बोलते हैं 12 डजन, मतलब 1 डजन, 1 डजन। अब सुनना मेरी बात, 1 डजन हम बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 1 डजन का मतलब ओनली 12 है, ठीक। मैं बोल दूं 1 डजन बनानाज, इसका मतलब क्या हुआ 12 बनानाज, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि केले के लिए डिफाइन किया जाए, मैं ये भी बोल सकता हूं 1 डजन पेन, कितना 12 पेन, ठीक। और 1 डजन मैं बोल दूं एटम्स, तो मैं क्या बोलूंगा 12 एटम्स, समझ आ रही बात। मैं बोल दूं 1 डजन मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या है 12 मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आ रही सबको, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को। अब ऐसे ही एक मोल क्या है, एक ओनली नंबर है, 1 मोल इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और जिसको हम क्या बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर, ठीक, समझ आई बात। ये एक नंबर है ओनली, एक बड़ा नंबर है, समझ आ रही बात। तो जैसे मैं बोल दूं 1 मोल बनानाज, इसका मतलब क्या होगा, क्या बोलोगे एन बनानाज, एन बनानाज ऐसे बोलोगे। मान लीजिए मैं बोल दूं 1 मोल पेन, इसका मतलब क्या बोलोगे एन पेन्स, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पेन्स। मैं बोल दूं 1 मोल एटम्स, इसका मतलब क्या है एन एटम्स। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई, बस इतना समझना है। 1 मोल मॉलिक्यूल यानी एन मॉलिक्यूल्स, बस इतना समझना है, और मोल की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो लिखना चाहो लिख लो, मोल इज नाइदर ए फिजिकल और केमिकल पैरामीटर, मोल इज नाइदर ए फिजिकल और केमिकल पैरामीटर, रादर इट इज ए मैथमेटिकल नंबर whose value is 6.022 into 10 की पावर 23, whose value is 6.022 into 10 की पावर 23, which is also called अवोगाद्रो नंबर, जिसको हम एन से डिफाइन करते हैं। अगर ये बातें आपको पता है तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ इधर। तो ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो समझने के लिए कि 1 मोल एक नंबर है, जैसे 1 डजन को हम 12 बोल रहे हैं, वैसे ही 1 मोल एक क्या है, ओनली एक नंबर है और कुछ भी नहीं है। समझ आ रही बात, कोई डाउट है क्या, लिखना किसी को, ये लिखना तो लिख लो। अब हम मोल की रियल डेफिनेशन लिखेंगे क्योंकि हमें समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, एक मोल को मैं थोड़ा सा और समझा दूं, आप लिख रहे हो क्या, ये लिख लो जिसको लिखना, लिखना किसी को। आपको मतलब मैंने ये चीज इसलिए समझाई ताकि आप बस मोल, आप जैसे मैं मोल बोलूंगा तो आपके माइंड में ये नंबर आना चाहिए बस, या एन आना चाहिए ओनली, बस ये बात। मैं 2 मोल बोलूंगा तो क्या बोलोगे 2Na, 3 मोल 3Na, बस इतना मतलब है। कोई डाउट है क्या किसी को, इसके बाद आगे बढ़े, समझ आ रही बात सबको। अब देखो, और इसकी यूनिट होती है मोल, MOL, बस इसकी ये यूनिट होती है, समझ आ रही बात। अब इसके बाद मान लीजिए मेरे को बोल दिया 1 मोल CO2, इसका मतलब पता है क्या है, CO2 क्या है मॉलिक्यूल है, यानी इस मोल में CO2 के कितने मॉलिक्यूल है, 1 मोल CO2 में क्या बोलोगे NaCO2 मॉलिक्यूल्स। किसी को डाउट है क्या,
और मेरे को अगर ऐसा बोल दिया जाए कितने कार्बन एटम है इसमें, अब मुझे एक बात बताओ, CO2, ये बात ध्यान से समझना, इसमें दिक्कत आती है बच्चों को। CO2 का ये एक एटम दिख रहा है आपको, CO2 के एक एटम में कितने कार्बन एटम्स है? एक है। तो Na में कितने होंगे? Na एटम्स, यानी एक मोल में Na कार्बन एटम्स हो गए। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। तो एक मोल में पूछा जाए, एक मोल CO2 में Na मॉलिक्यूल है टोटल CO2 के। जब एक मॉलिक्यूल में Na 2 एटम्स है तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 2 Na। किसी को कोई डाउट है क्या? अब एक चीज और पूछता हूं मैं आपसे, मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूछता हूं आपसे, बताओ भाई। देखो ये CO2 दिख रहा है आपको, इस CO2 में O2 के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं? एक। तो यहां पे Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? Na। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो एक एग्जांपल और समझा दूं, अभी भी अगर दिक्कत है तो बता दो, क्योंकि इस चीज को मैं बहुत यूज करूंगा आज। समझ आई बात? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बस ये बात जरूर लिख लो सब के सब, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। डेफिनेशन पे ज्यादा अपने को डेफिनेशन पे ज्यादा जाने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि एम्स हो नहीं रहा है ना, एम्स में असर्शन रीजन आते हैं, उसके लिए मैं लिखवाता भी हूं, अब अपने वो टाइम बच जाएगा। ठीक, तो अब नेक्स्ट आगे करें, आगे लिखो, मोल की डेफिनेशन लिख लो। अब ये जो नंबर आया ना, ये कहां से आया है? ठीक, हमने क्या किया, 12 ग्राम कार्बन का सैंपल लिया था। कार्बन 12 आइसोटोप है ना, ये भी मैं बताऊंगा आपको कार्बन 12 का आइसोटोप क्यों लिया गया। ठीक, तो कार्बन 12 का आइसोटोप जो लिया गया उसका 12 ग्राम सैंपल ले लिया और उसमें हमने एटम काउंट कर लिए, जितने एटम थे ना उतना ही क्या बोला गया, उसको एवोगैड्रो नंबर बोला गया, मोल बोला गया, Na बोला गया। ठीक है, लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल की डेफिनेशन लिख रहे हैं, साइंटिफिक डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज एज मैनी एंटिटीज, एंटिटी कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, पार्टिकल, कुछ भी, बस आप एंटिटी लिख लो या पार्टिकल लिख लो वहां पे। इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज एज मैनी एंटिटीज एज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 का एक आइसोटोप ले लिया, उसका 12 ग्राम सैंपल ले लिया, उसमें टोटल एटम काउंट कर लिए जितने थे। अब देखो, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना होता है पता है? 1.9962 कितना आएगा? 1.9926,048, यही होता ना, एप्रोक्स यही होता है। 1.992648 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम होता है। ठीक, कैसे पता चला? मेजर किया था। किसने? मैंने तो नहीं किया। ठीक, कैसे? स्पेक्ट्रोस्कोपी से करते हैं। ठीक, अब एक बात बताओ, मैं एक बात बोल सकता हूं, 1.9926 इंटू 2648 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम कार्बन 12 हैज, क्या बोलूंगा, 1 एटम, ये बात बोल सकता हूं। कोई डाउट है क्या? अब मेरे को 12 ग्राम में निकालना है, यूनिटरी मेथड। पूरी फिजिकल में हम एक एक नियम लगाएंगे, पूरी फिजिकल में यूनिटरी मेथड लगाएंगे लास्ट चैप्टर तक, और कुछ भी नहीं करेंगे, और यही लगाएंगे जो अभी बता रहा हूं। ठीक, तो इतने ग्राम में एक एटम है, तो 1 ग्राम में कितने एटम होंगे? ऐसे ही तो करते हो, 1 डिवाइड बाई 1.992648 इंटू 10 की पावर -23। ठीक, अब मेरे से पूछा जाए 12 ग्राम में, तो 12 ग्राम में कैसे बता दोगे? 1 डिवाइड बाई 1.992648 इंटू 10 की पावर 23 माइनस का और गुना में 12, ऐसे ही करते हुए यूनिटरी मेथड से। समझ आ रही ना बात? किया ना हमने। वही 100 लीटर गाय देती है, 100 लीटर दूध देती है 10 गाय, 20 गाय कितना देगी? 100 लीटर देती है 10 गाय, एक देती है 10/100 और 20 गाय कितने देगी? गुना में 20। यही तो करते थे बचपन में, वही है बस, पूरी फिजिकल में ये चलेगा, कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, चाहे थर्मो हो, चाहे सॉल्यूशन और चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, कुछ याद नहीं करेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसको डिवाइड करोगे ना, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 23
और जब ये 2 से थोड़ा सा छोटा है तो यानी 2 से डिवाइड कर दो 12 को, 6 आता है, तो 6 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, इतने एटम्स होंगे कार्बन 12 के उसमें। समझ आई बात? और इसी को हम 1 मोल कहते हैं, एन कहते हैं। किसी को ये लिखना हो तो लिख सकते हो, लिखो जल्दी से अगर लिखना है तो। समझ आया सबको? इजी है ना? आप बस माइंड में एक बात रखो, 1 मोल का मतलब, अभी तक जितना आज हमने पढ़ा है, 1 मोल का मतलब क्या होता है? Na। ठीक, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक नंबर है, वो कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, कोई पार्टिकल हो सकता है, बनाना हो सकता है, पेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 मोल कंपाउंड हो सकता है, 1 मोल मॉलिक्यूल हो सकता है, 1 मोल सब एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, क्या बात हो रही है? नेक्स्ट आगे करें। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ मोल। आपने मोलर मास सुना है? अच्छा ये बताऊंगा, अभी बताऊंगा कार्बन 12 क्यों यूज करते हैं, बता सकते हैं आप में से कोई? कार्बन 12 क्यों यूज करते हैं बताओ? कार्बन 12 क्यों यूज करते हैं? मतलब मैं ना हाइड्रोजन का भी एटम ले सकता था, नाइट्रोजन का भी ले सकता था, मैंने सैंपल लिया ना, जब फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ने सैंपल लिया, ऑक्सीजन का ले लेते भाई, हाइड्रोजन का ले लेते, कार्बन का ही क्यों लिया? और कार्बन का लिया तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 12 ही क्यों लिया? सबसे पहली बात, कार्बन क्यों लिया? इजीली अवेलेबल है, सबसे अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या है? कार्बन ही तो है, हर जगह कार्बन है, हमारी बॉडी में कार्बन है। अरे सब चीज जो ऑर्गेनिक है हर जगह कार्बन है ना, हम ऑर्गेनिक ही तो है, नहीं है? जो हार्मोन्स जितने भी बने हैं आपके, क्या है? कार्बन नहीं है उनमें, हर जगह है कार्बन है। तो सबसे पहला रीजन लिख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वाई कार्बन 12, वाई कार्बन 12 इज यूज एज सैंपल, मतलब वाई कार्बन 12 लिख लो बस, आप अपने आप अंडरस्टूड है। पहला रीजन लिखो, इजिली अवेलेबल है। ठीक, दूसरा रीजन, अब जैसे मान लीजिए मैं हाइड्रोजन एटम ले लेता, ठीक, मैंने हाइड्रोजन का एक एटम लिया और उसका वेट मेजर करने की कोशिश की, तो हाइड्रोजन क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। हम हाइड्रोजन का वेट मेजर कर रहे थे और गलती से कहीं से उसके पास ऑक्सीजन पहुंच गई, तो जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा वो, समझ आ रही बात? लेकिन वो हाइड्रोजन का वेट नहीं आएगा उस टाइम पे, किसका आएगा? मिक्स जो भी बना होगा उसका आएगा। कार्बन ऐसा है जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो इसलिए कार्बन का ही वेट आएगा। ये भी सहूलियत अपने को रही है ना, आसानी रही। लिख लो कार्बन 12 क्या है? नॉट वेरी रिएक्टिव। दूसरा रीजन लिखो, नॉट वेरी रिएक्टिव। थर्ड रीजन, अब ऐसा भी नहीं है कि भाई साहब बिल्कुल ही चुपचाप बैठा है, इनर्ट ही हो, है ना, जरूरत पड़ने पे रिएक्शन भी देता है। नॉट इनर्ट, अगर रिएक्शन नहीं देता तो ऑर्गेनिक नहीं होती, है ना, फिर खौफ नहीं रहता। और कोई रीजन? और क्या? अब ये बात समझ में आ गई हमने क्यों लिया। अब बात करते हैं हम कार्बन 12 के 3 आइसोटोप में से हमने कार्बन 12 ही क्यों लिया? क्या? एक तो स्टेबल है और सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल है, ये कम अवेलेबल है। जैसे कार्बन 14 क्या है? रेडियो एक्टिव है। ठीक, इजीली अवेलेबल है, स्टेबल है, और क्या बोला आपने? हाँ, ज्यादा है। ठीक, लिख सकते हो। कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट करें। अब हमने सबसे मेन रीजन जो इसका आता वो सुनो। अब ये तो सिंपल से आपको याद भी रहेंगे। अब अपने को एक सिंपल इकाई देनी है, ठीक, एक ऐसी इकाई देनी है जो काम करे आगे भी। ठीक, हम जब हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका वेट मेजर करें, अब सबका वेट ऐसे आ जाए तो 1.7 आ गया, किसी का 8.9 आ गया, किसी का 13.01 आ, मतलब सबके ऐसे रैंडम आ रहे हैं। आप ऐसे याद करना चाहोगे या ऐसे याद करना चाहोगे होल नंबर में? तो जब कार्बन 12 का आइसोटोप लिया गया, ये कार्बन 12 का एटम है, देखो ये कार्बन 12 का एटम है ये, इसके हमने कर दिए टोटल कितने टुकड़े? 12 टुकड़े कर दिए, ऐसे 4 हो गए, इनके 3 और कर दो, 1 2 3, 3 इसके करो, 3 इसके करो, 3 इसके करो, 3 इसके करो, 3 इसके करो और 3 इसके। तो इनमें से हमने क्या कर लिया, ये एक टुकड़ा, ये 12 इक्वल टुकड़े है ना, ये इक्वल पार्ट है 12, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया।
तो इसको जब हमने बाहर निकाला, ये क्या है, ये टुकड़ा जो हमने बाहर निकाला इसमें से, ये क्या है, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम है, कार्बन 12 एटम लिया, उसका 1/12 पार्ट है कि नहीं है। जब इसका वेट मेजर किया गया ना और दूसरों से कंपैरिजन जब किया गया तो सबका क्या आया था, होल नंबर आया था। समझ आ रही बात, इसलिए यूज किया गया है। कोई डाउट है क्या, समझ आया भाई, मतलब अप्रोक्स होल नंबर दिया इसने। अगर हम हाइड्रोजन का ले लेते या ऑक्सीजन का ले लेते उससे होल नंबर नहीं आ रहे थे, तो इसकी एक यूनिट ऐसी बनाई गई जिससे हम सभी के वेट, बाकी एलिमेंट्स के वेट होल नंबर में कर सके, तो इसलिए ये लिया गया। और इससे भी खास बात ये थी कि सबसे हल्का एटम कौन है, हाइड्रोजन। तो इसके 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम का जो मास था वो हाइड्रोजन के मास से कंपेरेबल है। समझ आई बात, लिख लो, लिखे, लिखो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज कंपेरेबल टू हाइड्रोजन एटम, कंपेरेबल टू हाइड्रोजन एटम। अब हमने हाइड्रोजन एटम क्यों लिखा, क्योंकि लाइटेस्ट तो यही है ना। नहीं, हाइड्रोजन का ऐसे याद करते हैं हम, इसका मास 0.5 होता है, अच्छा लगता क्या। अब क्या लिखते हैं हम, 1 लिखते हैं ना हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन एटम का मास। तो वो कंपेरेबल था तो उसका 1 दे दिया, और 1 कहां से आया, इसके 1/12 से। ठीक है, ये आगे हम और करेंगे जब AMU पढ़ेंगे। ठीक, लिखा आपने, ये ब्रैकेट में लिख लो लाइटेस्ट एटम, जहां पे हाइड्रोजन लिखा वहां पे लिख लो, ताकि अपने बाद में पढ़े तब भी याद रहे। सबसे मेन रीजन ये था, ओनली इस पे स्टार लगा हुआ, इसको रिवाइज करना है बस अपने को रिवीजन में। समझ आई बात, ऐसे रिवीजन करना होता है। कोई डाउट है क्या किसी को, बोलो भाई, समझ आया सबको। फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट करो। अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ मोल। कैलकुलेशन ऑफ मोल 3 टाइप से करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोल कितने टाइप से करेंगे, 3 टाइप से। पहला टाइप लिख लो, अलग अलग करवा दूं, लिखो फर्स्ट टाइप लिखो, व्हेन मास इज गिवन। आपने मोलर मास तो सुना ना, मोलर मास का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मास। ठीक है, तो जब भी हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट जो भी आपको दे रखा है, एटम का दे रखा है चाहे मॉलिक्यूल का दे रखा है, वेट गिवन, और किस में, ग्राम्स में, डिवाइड बाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं मोलिकुलर वेट। ठीक है, मोलिकुलर वेट मत बोलना है यहाँ पे, क्योंकि मान लीजिए मैं सैंपल ही एटम का दे रहा हूं, तो एटम का मोलिकुलर वेट बोलोगे, एटॉमिक वेट बोलोगे, एटॉमिक वेट बोलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोलर मास यूज करेंगे। तो मोलर मास सबके लिए डिफाइन है, मोलर मास डिफाइंड बाई, डिवाइड बाई मोलर मास। इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और मोल ऊपर चला जाएगा। यानी हम इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, वेट इन ग्राम्स डिवाइड बाई मोलर मास, किसी का भी, चाहे एटम का एटॉमिक सैंपल दे रखा है चाहे मोलिकुलर सैंपल दे रखा है। समझ में आई बात। जैसे मान लीजिए मेरे को ये दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये दे दिया 2 पॉइंट, पहला दे दो, देखो इधर देखो, सबसे पहला मान लीजिए मेरे को 8 ग्राम हाइड्रोजन दे दिया, H2। अब क्या दे रखा है, मॉलिक्यूल दे रखा है, तो आप इसके मोल्स कैसे फाइंड आउट करो, 8 डिवाइड बाई 2 होता है तो 4 आ गया। ठीक, अगर यहीं पे मेरे को ये सैंपल ऐसे दिया रहता 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो अब क्या करते, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 2 डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना लेते अब 1, क्योंकि एटम दे रखा। समझ आई बात, ऐसे कर सकते हो ना। थर्ड दे दिया 2.8 ग्राम आयरन, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स 2.8 डिवाइड बाई 56 कितना आएगा, 0.25 आएगा। समझ आ रही बात। तो ऐसे ही अपने को और दे दे, मान लीजिए मेरे को ये दे दिया 18 ग्राम ग्लूकोज, कितना आएगा 18 डिवाइड बाई 180, 0.1 आ जाएगा। कर सकते हो। अब अपने से उल्टा भी करा सकता है, कैसे, या ऐसे दे दे, एक और लिख लो 1.6 kg SO2 दे दिया, क्या करोगे 1.6 किस में करोगे, ग्राम में, डिवाइड बाई 80 कितना आएगा 64 होता है क्या, SO3 कर लो 80 हो गया। ठीक, तो अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 यहां से कैंसिल हो गई, 20 मोल्स आए कि नहीं आए। अब अपने से उल्टा भी करवा सकता है, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए, मोल्स दे दिए, मान लीजिए मेरे को बोल दिया 5 मोल है भाई CO2 के, बताओ इसका मास कितना होगा। तो मास कैसे के फाइंड आउट करो, W इंटू N इंटू मोलर मास, 5 गुना 44। तो ये इतनी छोटी छोटी चीजें लिखने की अपने को जरूरत नहीं है, या लिखना है। समझ आ गया।